एपिसोड 776। फोन पर मैसेज इंसाफ से आया था। उसने शिवम को एक जरूरी खबर बताई और ये खबर मोनिका की कैद से जुड़ी थी। जिस शख्स को मुझ पर शक है वो है रफ्तार, वो बैंगनी रंग का रोब पहनने वाला, इंसाफ ने फोन पर कहा। मेरी जानकारी के मुताबिक जिसने उस दिन मोनिका को जेल से ले जाया था वो रफ्तार ही था। ये खबर पढ़कर शिवम ने एक गहरी सांस ली। रफ्तार, शिवम ने धीरे से बुदबुदाया और फिर उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। इसका मतलब था कि अगर वो रफ्तार को ढूंढ लें तो उन्हें पता चल सकता था कि मोनिका को कहाँ रखा गया है। इसलिए शिवम ने मूंछों वाले आदमी को देखा और कहा, तुरंत दिल्ली वापस चलो। तुम्हारे शरीर की चोटें क्या वो वाकई गंभीर नहीं हैं? मूंछों वाले ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इस वक्त शिवम का लुक डरावना था। उसके शरीर पर खून के धब्बों ने उसका चेहरा लगभग ढक लिया था। बस छोटी मोटी चोट है, जल्दी करो, चलते हैं, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फिर दोनों दिल्ली की ओर दौड़ पड़े। शिवम ने कपड़े बदले और रफ्तार की तलाश में निकलने की तैयारी की। तारांकन रात के समय। तारांकन रफ्तार अपनी हवेली में हमेशा की तरह बैठा था। उस दिन उसकी हवेली में कई मेहमान थे। उनमें वो बैंगनी रोब वाला शख्स भी था जो उस दिन इंसाफ का पीछा कर रहा था, और कुंदन वगैरह भी। मिस्टर रफ्तार, उस दिन इंसाफ शिवम के हाथों लगभग मरते मरते बचा। क्या वो शिवम के साथ मिला हुआ तो नहीं? एक बैंगनी रोब वाले ने पूछा। हाँ, इंसाफ अब दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। उसका रुतबा बड़ा है, वो शिवम जैसे शख्स के साथ क्यों मिलेगा? किसी ने तर्क दिया। इस पर कुंदन ने दांत पीसते हुए कहा, जब दादी क्वीन ठीक हो जाएंगी शिवम की तो मौत पक्की है। इंसाफ कितना भी बेवकूफ हो, वो शिवम के साथ नहीं जाएगा। रफ्तार ने हल्का सा ठंडा हंसते हुए कहा, चाहे उसका शिवम से कोई रिश्ता हो या न हो, असल बात यह है कि उसे प्रेसिडेंट की कुर्सी से कैसे हटाया जाए। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। कुंदन, मैं जल्द ही तुम्हें ब्लैक गोल्ड रोब वालों की ताकत सौंप दूंगा, रफ्तार ने हल्के से कहा। जब बैंगनी रोब वाले और ब्लैक गोल्ड रोब वाले इंसाफ के खिलाफ हो जाएंगे तो उसे कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। कुंदन के चेहरे पर उत्साह की चमक उभरी। उसने झट से सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया मिस्टर रफ्तार। रफ्तार ने बैंगनी रोब वाले की ओर देखा और कहा, जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो बैंगनी रोब वालों की कमान तुम्हें सौंप दी जाएगी। उस वक्त दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में ऊपरी लोगों को छोड़कर हमारा ही बोलबाला होगा। बैंगनी रोब वाला खुशी से झूम उठा और बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। साफ था कि रफ्तार को लोगों का दिल जीतना बखूबी आता था। इंसाफ तो बस बाहर वालों से बात करने का एक जरिया है। वो प्रेसिडेंट बनने के लायक है क्या? रफ्तार ने तंज कसते हुए कहा। बिल्कुल, सुहासनाथ के मरने से पहले उसका रुतबा मुझसे भी कम था, अब वो मुझे दबा रहा है। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कुंदन ने गुस्से में कहा। रफ्तार ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इंसाफ के हत्ते ही मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो नहीं लगता था कि दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का अंदरूनी माहौल इतना मजेदार होगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया और सबने दरवाजे की ओर देखा। शिवम धीरे धीरे अंदर आ रहा था और फिर कुंदन के बगल में जाकर बैठ गया। कुंदन का चेहरा बदल गया। वो उठकर भागना चाहता था। कुंदन जी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? शिवम ने कुंदन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शिवम, कुछ गलत मत करना, कुंदन ने डरते हुए कहा। गलत? शिवम ने भौहें उठाईं। फिर अचानक उसने कुंदन की बांह पकड़ी और जोर से दबाया, जिससे उसकी बांह टूट गई। ये गलत है क्या? शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। कुंदन दर्द से कराह उठा, उसका माथा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। शिवम, तुम यहाँ कैसे आए? रफ्तार ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। शिवम ने रफ्तार की ओर देखा और अपने लिए एक कप चाय डाली। तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने चाय का घूंट लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रफ्तार ने आंखें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, इंसाफ ने तुम्हें बताया? हाँ बिल्कुल, शिवम ने सिर हिलाया। रफ्तार हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम इतनी आसानी से मान लेगा। इंसाफ, उसने वाकई दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को धोखा दिया, रफ्तार ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा परिंदा वही पेड़ चुनता है जो मजबूत हो। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का अंत हो चुका है। इंसाफ ने बस सही फैसला लिया। शिवम, इतना घमंड मत करो, बैंगनी रोब वाला गुस्से में चिल्लाया। शिवम ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, उस दिन तुम ही इंसाफ का पीछा कर रहे थे ना? तुमने मुझे देख लिया। बैंगनी रोब वाले का चेहरा तुरंत बदल गया। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा छिपने का तरीका इतना घटिया था कि मुझे न देखना मुश्किल था। तो तुमने जानबूझकर हमारे सामने नाटक किया? रफ्तार ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल, शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रफ्तार ने ठंडी हंसी हंसी। तुमने बहुत आसानी से मान लिया। शिवम ने भौहें उठाईं। अंदाजा लगाओ, मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया? क्यों? रफ्तार ने पूछा। क्योंकि तुम सब जल्द ही मरने वाले हो।
मरे हुए लोग हमेशा राज रख सकते हैं, शिवम ने हल्के स्वर में कहा। ये सुनकर बैंगनी रोब वाला चिल्लाया, घमंडी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजय हो? कोई भी हमें, बैंगनी रोब वालों को, धमकी देने की हिम्मत नहीं करता। ये कहकर वो बैंगनी रोब वाला सीधे शिवम की ओर बढ़ा। उसके हथेली में ऊर्जा से बनी एक तेज धार वाली तलवार बन गई और वो सीधे शिवम की छाती की ओर बढ़ी। शिवम ने टस से मज नहीं किया। उसने उस ऊर्जा की तलवार को अपनी छाती पर लगने दिया। खटाक, जैसे ही वो तलवार शिवम से टकराई, वो टुकड़े टुकड़े हो गई और वो बैंगनी रोब वाला 4-5 कदम पीछे धकेल दिया गया। ये कैसे हो सकता है? बैंगनी रोब वाले का चेहरा पूरी तरह बदल गया। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। बस इतनी सी ताकत। वो बोल भी नहीं पाया था कि शिवम की आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल वो उस बैंगनी रोब वाले के सामने प्रकट हुआ। बैंगनी रोब वाले को बस एक सुनहरी चमक दिखी। अगले ही पल उसका सिर और दैवीय चेतना पूरी तरह कुचल दी गई। वो एक ही वार में मारा गया। दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का बैंगनी रोब वाला सचमुच कोई जवाब नहीं दे सका। इससे रफ्तार और कुंदन के चेहरों का रंग उड़ गया। शिवम, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं सुना, कुंदन कांपते हुए बोला। शिवम ने उसकी ओर देखा और कहा, कुंदन, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। तुमने ये गंदगी में क्यों हाथ डाला? कुंदन कुछ बोलने ही वाला था कि शिवम ने हवा में एक थप्पड़ जड़ दिया। उसका सिर और दैवीय चेतना तुरंत फट गई। फिर शिवम की नजर रफ्तार पर पड़ी। रफ्तार का शरीर तन गया। उसने शांत दिखने की कोशिश की और बोला, शिवम, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शिवम ने उसकी बात अनसुनी की और पूछा, तुमने ही उस दिन मोनिका को ले जाया था ना? रफ्तार का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से सफाई दी, मैं तो बस ऊपर वालों के आदेशों का पालन कर रहा था। शिवम ने हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बता दो, तुम मोनिका को कहाँ ले गए? रफ्तार हैरान रह गया। उसने आजमाते हुए पूछा, अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। रफ्तार ने ठंडे स्वर में कहा, फिर मैं क्यों बताऊं? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी दैवीय चेतना को बचा सकता हूं। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी दैवीय चेतना नष्ट हो गई तो तुम्हारी आत्मा भी खत्म हो जाएगी। रफ्तार का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने उन 2 कंकालों की ओर देखा जो उसके बगल में पड़े थे और उसके माथे पर पसीना छलक आया। जा तू! तभी रफ्तार ने अचानक हमला किया। उसके हाथ में एक चमक उभरी और वो सीधे शिवम की भौहों की ओर बढ़ी। शिवम पहले से तैयार था। उसने ठंडी हंसी हंसी और एक झटके में हाथ हिलाया, जिससे रफ्तार एक थप्पड़ से उड़ गया। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि रफ्तार का आधा चेहरा टूट गया। वो जमीन पर लौट गया। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बख्श दो। रफ्तार डर गया था। मौत के सामने हर कोई अपनी सबसे कमजोर हालत में आ जाता है। शिवम ने रफ्तार को ऊपर से नीचे देखा और कहा, बता, मोनिका को कहाँ ले गए? रफ्तार ने जल्दी से कहा, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। उस दिन दादी क्विन ने मुझे मोनिका को दिल्ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी के असली मार्शल आर्ट्स रूम में ले जाने को कहा। मैंने उसे वहां छोड़ा और फिर हमें बाहर भगा दिया गया। मुझे और कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उसे असली मार्शल आर्ट्स रूम में ले जाया गया। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और कहा, असली मार्शल आर्ट्स रूम? वो कहाँ है? रफ्तार ने जल्दी से कहा, ये दिल्ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी के गहरे हिस्से में एक हवेली में है। इंसाफ से पूछो, इंसाफ को पता है। शिवम ने रफ्तार को गौर से देखा और कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। रफ्तार ने जल्दी से सफाई दी। शिवम ने सिर हिलाया। फिर उसके हथेली पर एक चमक उभरी और उसने रफ्तार की दैवीय चेतना को तहस नहस कर दिया। चूंकि उसने इंसाफ पर शक किया था तो शिवम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। फिर शिवम ने आध्यात्मिक आग का इस्तेमाल करके तीनों लाशों को खत्म किया और जल्दी से दिल्ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी की ओर भागा। शिवम ने फोन निकाला और इंसाफ को कॉल किया। असली मार्शल आर्ट्स रूम कहाँ है? शिवम ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। इंसाफ ने कहा, असली मार्शल आर्ट्स रूम? वो दिल्ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी का एक खास जगह है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। शिवम चुप रहा और फिर बोला, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? इंसाफ ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, मुझे भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। शिवम ने गहरी सांस ली और सोचा, मुझे मौका ढूंढकर वहां घुसना होगा। फोन काटने के बाद शिवम ने समय का हिसाब लगाया। पवेलियन मास्टर ने जो समय बताया था उसमें अब सिर्फ 1 दिन बाकी था। इसलिए शिवम ने जल्दबाजी नहीं की। उसने मूंछों वाले को साथ लिया और एक स्पेशियल मैजिक आर्टिफैक्ट खरीदने की योजना बनाई। स्पेशियल मैजिक आर्टिफैक्ट्स आम चीजें नहीं हैं। अगर तुम्हें खरीदना है तो शायद तुम्हें पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स जाना होगा, मूंछों वाले ने कहा। पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स? शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। कुछ समय पहले शिवम ने पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के यंग मास्टर को नाराज किया था। अगर वो अब वहां गया तो मुसीबत में पड़ सकता था।
पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के अलावा कहीं और मिल सकता है? शिवम ने पूछा। मूंछों वाले ने सिर हिलाया और बोला, बहुत मुश्किल है, जब तक कि तुम किसी नीलामी में न जाओ, लेकिन हाल फिलहाल कोई नीलामी नहीं है। शिवम ने सोचा और कहा, छोड़ो, शायद श्यामलाल वहां हो ही ना। इसलिए शिवम मूंछों वाले के साथ दिल्ली मार्शल आर्ट्स अकेडमी से निकला और पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स की ओर बढ़ा। पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स का प्रवेश द्वार बहुत भव्य था। दरवाजे पर ड्रैगन और टाइगर की मूर्तियां थीं। अंदर से देखने पर अंधेरा दिखता था। द्वार से दबाव महसूस हो रहा था। दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स। ये है पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स, शिवम ने धीरे से कहा। मूंछों वाले ने होंठ चाटे और बोला, यहाँ अनगिनत खजाने हैं। शिवम ने मजाक में कहा, तुम यहाँ खजाना ढूंढने क्यों नहीं आए? यहाँ तुम्हें पता है खजाना ढूंढना क्या होता है? खजाना ढूंढना मतलब बचे खुचे सामान को ढूंढना। यहाँ तो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मूंछों वाले ने आंखें घुमाते हुए कहा। शिवम ये सुनकर हंस पड़ा। पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। उनमें से एक गाड़ी ने शिवम का ध्यान खींचा। ये एक मेबैक थी, जिसका नंबर दिल्ली का था, और शिवम को वो नंबर कुछ जाना पहचाना लगा। राठौर परिवार की गाड़ी। शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। तभी आशुतोष पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट से बाहर निकला। उसके साथ एक पीक स्टेज मार्शल मार्क्वेस था। शिवम को देखते ही अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश हैरान रह गया। फिर उसने ठंडी हंसी हंसी। शिवम, काफी समय बाद मिले। शिवम ने भी ठंडी हंसी हंसी। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गए। अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश ने भौहें उठाईं और तंज कसते हुए कहा, क्या बात है? अभी तक मोनिका को नहीं छुड़ा पाए। अगर तुम उसे जल्दी नहीं निकालोगे तो शायद उसका खून पूरी तरह चूस लिया जाएगा। शिवम का चेहरा अचानक बदल गया और उसमें से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट निकला। इस किलिंग इंटेंट को महसूस करके अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, और उसके बगल में खड़ा पीक स्टेज मार्शल मार्क्वेस तुरंत आगे आया और अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश के सामने खड़ा हो गया। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, आशुतोष, मोनिका तुम्हारी भतीजी है। तुम न सिर्फ परेशान नहीं हो, बल्कि इस बात पर गर्व कर रहे हो कि उसे ले जाया गया। तुम्हारी चमड़ी वाकई मोटी है। शिवम ने रुककर आगे कहा, लेकिन तुम तो अपने सगे बाप के साथ भी बेरहम हो सकते हो, भतीजी की तो बात ही छोड़ो। अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश ने ठंडे स्वर में कहा, शिवम, ये मत सोचो कि तुमने थोड़ी सी कामयाबी पाली है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखो, हम किस तरह के समाज में रहते हैं। शिवम ने भी ठंडी हंसी हंसी और कहा, आशुतोष, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो तुम चाहे कितने भी बॉडीगार्ड रख लो, कोई फायदा नहीं। अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश को खतरे का एहसास हुआ। उसने ठंडी हंसी हंसी, फिर मुड़ा और चला गया। अशपे छोटे ऊ की मात्रा तौश की पीठ को जाते हुए देखकर शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। जल्दी या देर से मैं राठौर परिवार को ओल्ड मास्टर राठौर के लिए वापस लूंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। फिर शिवम मूंछों वाले के साथ बड़े कदमों से पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में घुस गया। पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में हर तरह के हथियार और आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट्स थे। कुछ आर्टिफैक्ट्स खरीदे गए थे और कुछ उन्होंने खुद बनाए थे। हर एक अपने आप में खास था। उम्मीद है श्यामलाल से मुलाकात न हो, मूंछों वाले ने बुदबुदाया। लेकिन सच तो ये था कि जिस चीज से डर लगे वही होती है। दूर से श्यामलाल एक पंखा लिए हुए चला आ रहा था। हाय यंग मास्टर, आसपास के लोग श्यामलाल को देखकर झुककर नमस्ते करने लगे। कमबख्त, कितनी बुरी किस्मत, मूंछों वाले ने गाली दी। शिवम ने श्यामलाल को न देखने का नाटक किया और अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। शिवम, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। श्यामलाल तेजी से शिवम के पास आया और तंज कसते हुए बोला, अरे ये तो वही मशहूर शिवम है। तुम जैसे बड़े आदमी मेरे छोटे से पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में क्यों आए? जब देखा कि छिप नहीं सकता, शिवम ने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर श्यामलाल, फिर मिले। श्यामलाल ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, मुझे अभी भी याद है जब तुमने मेरा खजाना चुराया था। वो लौकी तुम्हारे पास है ना? श्यामलाल ने भौहें उठाकर पूछा। शिवम ने हल्के से भौहें सिकुड़ी और जवाब नहीं दिया। तभी श्यामलाल के पास से कुछ लोग आए और उन्होंने शिवम और मूंछों वाले को घेर लिया। सच कहूं, मुझे उस लौकी में बहुत दिलचस्पी है, श्यामलाल ने कहा। अगर तुम वो लौकी दे दो तो शायद तुम्हें तकलीफ से बचाया जा सकता है। ये श्यामलाल का इलाका था और पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। शिवम ने श्यामलाल को ठंडी नजरों से देखा और कहा, हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं, लेकिन तुम जबरदस्ती छीनना चाहते हो। फिर भविष्य में कौन पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स आएगा? श्यामलाल ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, शिवम, क्या तुम्हें लगता है कि पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स सामान बेचकर पैसा कमाता है? क्या डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन दवाइयां बेचकर पैसा कमाता है? अरे यंग मास्टर श्यामलाल, मैं उस लौकी के बारे में गलत था। वो नकली थी।
मैंने उसे फेंक दिया। मूंछों वाले ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। श्यामलाल ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? बकवास बंद करो, वो चीज़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आसपास के लोग जल्दी से और करीब आ गए। श्यामलाल को खुश करने के लिए कई लोग चिल्लाए, यंग मास्टर श्यामलाल, मदद चाहिए। एक नज़र में देखा जाए तो पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के दर्जनों लोग श्यामलाल के साथ खड़े थे। श्यामलाल और भी घमंडी हो गया। उसने बेपरवाही से कहा, शिवम, मैं एक शब्द बोलूं और तुम यहीं मर सकते हो। शिवम, ये नाम सुनते ही आसपास के लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोग तो पीछे हट गए। शिवम ने श्यामलाल को ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें यंग मास्टर श्यामलाल बुलाना तुम्हारा सम्मान है। अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। शिवम, ये पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स है। मूंछों वाले ने अचानक घबराते हुए शिवम का कपड़ा हल्के से खींचा। शिवम ने उसकी बात अनसुनी की। उसने श्यामलाल को ठंडी नजरों से देखा और कहा, श्यामलाल, मैं तुम्हें आखिरी सलाह देता हूं। मैं यहाँ सामान खरीदने आया हूँ, मुसीबत ढूंढने नहीं। श्यामलाल ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे पहले ही गुस्सा दिला दिया है। शिवम, आज ये मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। ये कहकर श्यामलाल एक कदम पीछे हट गया। तुरंत 10 से ज्यादा लोग शिवम की ओर बढ़े। शिवम का चेहरा और ठंडा हो गया और उसके शरीर से ऊर्जा तेजी से उभरने लगी। कर दो, श्यामलाल ने चिल्लाकर आदेश दिया। उसके आदेश के साथ ही एक शख्स ने आगे बढ़कर शिवम पर हमला किया। शिवम ने हाथ हिलाया और चारों ओर सुनहरी चमक फैल गई। उसने एक थप्पड़ से उस शख्स को उड़ा दिया। ये देखकर बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। एक मिडिल स्टेज मार्शल मार्क्विस को एक थप्पड़ से उड़ा दिया। ये कैसी ताकत थी? हमला करो, सब मिलकर हमला करो, श्यामलाल ने गुस्से में चिल्लाया। ये 10 से ज्यादा लोग दांत पीसकर शिवम की ओर बढ़े। पल भर में चारों ओर जादुई मंत्र चमकने लगे और रोशनी फट पड़ी। अनगिनत मंत्र शिवम की ओर बढ़े। उनके हाथों में पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के दिए हथियार थे जो शिवम के महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़ रहे थे। शिवम बिल्कुल नहीं डरा। उसके हमले बड़े और डरावने थे। उसके हमले सरल और साफ थे। वो अपने बेहद ताकतवर मूके पर निर्भर था और इस मूके में अजेय ताकत थी। हर मूके के साथ एक शख्स मर रहा था। शिवम अकेले 10 लोगों से लड़ रहा था। वो जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। उसका स्टील जैसा शरीर कई लोगों को पीछे धकेल रहा था। धम, एक अब्सोल्यूट बिगिनिंग सेक्रेड फिस्ट ने जोर से प्रहार किया और एक शख्स का शरीर तहस नहस कर दिया। आधे घंटे में ये 10 लोग जमीन पर गिर गए। कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए। लगभग कोई भी शिवम के कदमों को नहीं रोक सका। आसपास के लोग हैरान रह गए। उन्होंने शिवम की ताकत के बारे में सिर्फ सुना था। आज उसे अपनी आंखों से देखकर वो बहुत हैरान थे। श्यामलाल का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने चिल्लाकर कहा, कचरे का ढेर, कचरे का ढेर। फिर उसने शिवम को घूरा और चिल्लाया, शिवम, घमंड मत करो। अगर मेरे पिताजी को कोई और काम नहीं होता तो वो तुम्हें इतना घमंड करने नहीं देते। शिवम ने श्यामलाल को ठंडी नजरों से देखा और अचानक उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। श्यामलाल की ताकत कम नहीं थी, लेकिन शिवम के सामने वो बौना था। शिवम का थप्पड़ इतना जोरदार था कि श्यामलाल का सिर चकराने लगा और उसे सितारे दिखने लगे। तुमने मुझे मारा। श्यामलाल गुस्से से पागल हो गया। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें तमीज नहीं, आज मैं तुम्हारे पिताजी की ओर से तुम्हें मुफ्त में सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शिवम ने फिर से श्यामलाल के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि श्यामलाल उड़ गया। आसपास के लोग चुप रहे। शिवम, तुम खत्म हो, श्यामलाल ने दांत पीसते हुए कहा। शिवम ने श्यामलाल की बात अनसुनी की। वो सीधे एक लोहे के मंच पर गया और वहां रखे सामान को ध्यान से देखने लगा। इस लोहे के मंच पर कई मैजिक आर्टिफैक्ट्स और हथियार रखे थे और सभी बहुत शानदार दिख रहे थे। कुछ आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट्स जंग लगे दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी खासियत महसूस हो रही थी। शिवम ने बेतकल्लुफी से एक स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट उठाया जो एक अंगूठी जैसा दिखता था और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। मैं तो स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट खरीदने आया था, लेकिन तुम्हारा रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स की माफी के तौर पर ले लिया गया, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। श्यामलाल गुस्से और बेबसी में तड़प रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। शिवम, तुम खत्म हो, श्यामलाल जमीन पर बैठकर गुस्से में चिल्ला सका। शिवम ने स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट लिया और पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स से बाहर निकल गया। पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मूंछों वाले ने बुदबुदाया, पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में आकर चीज छीनना, तुम तो कमाल हो। शिवम ने ठंडी हंसी। मुझ पर हमला करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ये स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट उसकी कीमत है। ये कहकर शिवम मूंछों वाले के साथ मार्शल आर्ट्स अकेडमी वापस लौट गया। फिर शिवम ने क्रिएशन की ताकत, ताबूत और बाकी चीजों को स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट में डाल दिया। ये तस्वीर शायद निशाने पर होगी, शिवम ने सोचा। उस दिन ब्लैकी के साथ लड़ाई का वीडियो लीक हो चुका था।
कोई न कोई उसकी कीमत जरूर जानता होगा, और जो शख्स इस चीज को पहचान सकता था वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। ये भी ठीक है, मैं तो गोल्डन कोर के लिए परेशान था, शिवम ने सोचा। समय के हिसाब से उन्हें कल रवाना होना था। शिवम और मूंछों वाले उस रात एयरपोर्ट पहुंच गए। उधर पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में शाम को जैसे ही पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के पवेलियन मास्टर विमक्ष वापस लौटे, श्यामलाल रोते हुए उनके पास दौड़ा। पिताजी, किसी ने पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में घुसकर हमारे लोगों को घायल कर दिया। मुझे भी 2 थप्पड़ पड़ गए, श्यामलाल ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए दुखी होकर कहा। विमक्ष ने श्यामलाल की ओर देखा और बोला, इस बार तुमने क्या किया? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। ये शिवम है जो बहुत घमंडी है। वो पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स को कुछ समझता ही नहीं। उसने हमारी चीज भी चुरा ली, श्यामलाल ने गुस्से में कहा। विमक्ष को यकीन नहीं हुआ। उसने एक कप चाय डाली और बेपरवाही से कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं दखल नहीं दूंगा। श्यामलाल को मजबूरी में पूरी बात बतानी पड़ी। विमक्ष ने सुनकर ठंडी हंसी हंसी। तुम में ज्यादा ताकत नहीं है, फिर भी तुम दूसरों से छीनना चाहते हो। तुम्हें ये सजा मिलनी ही थी। पिताजी, इसमें मेरी गलती नहीं है। शिवम की ताकत इतनी है कि शायद कपिल भी उसका मुकाबला न कर सके, फिर मैं तो। श्यामलाल ने धीरे से बुदबुदाया। विमक्ष ने श्यामलाल को घूरा और बात बदलते हुए ठंडे स्वर में कहा, वो पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स में लड़ने आया। क्या वो मुझे कम समझ रहा है? हाँ हाँ हाँ, और शिवम ने हमारे लोहे के मंच से एक स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट भी छीन लिया, श्यामलाल ने जल्दी से कहा। विमक्ष का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने श्यामलाल की ओर देखा और बोला, कौन सा स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट? वो अंगूठी जो लोहे के मंच पर रखी थी, श्यामलाल ने धीरे से कहा। तुम कह रहे हो उसने वो अंगूठी ले ली? विमक्ष का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया और वो बेहद पीला पड़ गया। हाँ, वो तो बस एक पुरानी सी अंगूठी थी ना, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? श्यामलाल ने धीरे से बुदबुदाया। विमक्ष ने दांत पीसकर श्यामलाल के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पुरानी अंगूठी? तुम्हें पता है उस आर्टिफैक्ट में एक राज छिपा है। तुम बेवकूफ, विमक्ष ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने उस अंगूठी को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी और अब तुम्हारी वजह से वो चोरी हो गई। श्यामलाल ने अपना चेहरा पकड़ा और धीरे से कहा, तो आप जाकर उसे वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या शिवम पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स को नाराज करने की हिम्मत करेगा? अगर वो पवेलियन ऑफ हेवनली सीक्रेट्स से डरता तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता, बेकार इंसान। विमक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। सुन लो, अगर तुम वो अंगूठी वापस नहीं ला सकते तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब श्यामलाल को भी समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से कहा, पिताजी, तो अब क्या करें? विमक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि उसने उस आर्टिफैक्ट का राज न पकड़ा हो। ये कहकर विमक्ष चुप हो गया। थोड़ी देर बाद विमक्ष ने आह भरी और कहा, पहले उसे शांत करो और उससे माफी मांगो। कुछ खजाने लेकर जाओ और उस अंगूठी के बदले में बदलाव करो। ... इस वक्त शिवम और मूंछों वाला जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच गए। पवेलियन मास्टर ने भी शिवम को पता भेज दिया था। ये पता देखकर शिवम को थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। शेंग किंगडम, शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। शिवम पहले इस देश में आ चुका था। उस वक्त उर्वशी के पिता की बीमारी ठीक करने के लिए शिवम ने यहाँ का दौरा किया था। कितना संयोग है, शिवम ने सोचा। मैंने सुजाता को बता दिया है। अब मार्शल सेंट की ताकत तुम्हें मिलेगी या नहीं, ये तुम पर निर्भर है, पवेलियन मास्टर ने मैसेज में लिखा था। शिवम ने फोन उठाया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे मार्शल सेंट की ताकत जरूर हासिल करनी है। शिवम ने सबसे जल्दी वाली फ्लाइट खरीदी और दोनों सुबह सुबह शेंग किंगडम के लिए रवाना हो गए। 10 घंटे बाद प्लेन शेंग किंगडम में सफलतापूर्वक उतर गया। प्लेन से उतरते ही शिवम ने गहरी सांस ली और थोड़ा भावुक हो गया। पिछली बार जब मैं शेंग किंगडम आया था, मैंने अभी कल्टीवेशन की राह शुरू की थी। पलक झपकते इतना समय बीत गया, शिवम ने आह भरते हुए कहा। सोचने पर उसे उर्वशी से मिले हुए भी काफी समय हो गया था। पिछले 2 सालों में शिवम लगभग हमेशा कल्टीवेटिंग में व्यस्त रहा और लंबे समय से सांसारिक दुनिया में नहीं गया। अब जब मैं यहाँ हूँ, अगर समय मिला तो उर्वशी के परिवार से मिलने जाऊंगा, शिवम ने सोचा। तभी मूंछों वाले ने दूर खड़ी एक गाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, वो गाड़ी शायद हमें लेने आई है। शिवम ने देखा तो एक गाड़ी पर उसका नाम लिखा हुआ था, इसलिए दोनों तुरंत उस गाड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वो पास पहुंचे, 2 लोग गाड़ी से उतरे। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला। फिर एक 20 साल की उम्र की औरत दिखी। तुम शिवम हो? उस औरत ने सीधे पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मिस सुजाता हो? मिस? उस औरत ने हंसते हुए मुंह ढक लिया। मेरी उम्र के हिसाब से तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। आंटी? शिवम ने सिर खुजलाया, लेकिन फिर सोचा, चूंकि सुजाता पवेलियन मास्टर की दोस्त है तो उनकी उम्र करीब करीब होगी।
हेलो आंटी सुजाता, शिवम ने जल्दी से अपनी बात बदली। सुजाता ने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी में बैठो। शिवम ने समय बर्बाद नहीं किया और मूंछों वाले के साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद सुजाता ने शिवम को गौर से देखा और कहा, पवेलियन मास्टर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। उसने कहा कि तुम्हारी एल्केमी स्किल्स उससे कम नहीं हैं। शिवम ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, ये तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। मैं पवेलियन मास्टर की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? ज्यादा विनम्र मत बनो। उसने ये भी कहा कि तुम दुनिया के पहले मार्शल सेंट बनोगे, सुजाता ने आगे कहा। शिवम ने जीभ निकाली। पहला मार्शल सेंट? शिवम पिछले कुछ दिनों से ये बात बार बार सुन रहा था। वैसे तुम्हें कॉन्सेंट्रिक पिल रिफाइन करना आता है? सुजाता ने अचानक पूछा। शिवम ने कहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंटी सुजाता, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये कॉन्सेंट्रिक पिल क्या करती है? सुजाता के चेहरे पर हल्का सा शक उभरा। शिवम ने समझाया, क्योंकि मैं जल्दी में आया, मैंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन चिंता मत करो। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं जरूर अच्छा रिजल्ट दूंगा। ये देखकर सुजाता ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पिताजी को कुछ साल पहले जहर दे दिया गया था। ये जहर बहुत अजीब है। कहा जाता है कि सिर्फ कॉन्सेंट्रिक पिल ही इसे ठीक कर सकती है। इन सालों में हमने कई तरीके आजमाए, लेकिन सब नाकाम रहे। इसलिए हमने सारी उम्मीदें कॉन्सेंट्रिक पिल पर टिका दी हैं। जहर हटाना? शिवम ने चुपचाप सिर हिलाया। आमतौर पर जहर हटाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन राव परिवार की ताकत को देखते हुए उन्होंने आम दवाइयां जरूर आजमाई होंगी। जब वो काम नहीं आई तो इसका मतलब था कि ये जहर साधारण नहीं था। कैसा रहेगा? कर पाओगे? सुजाता ने पूछा। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, कोई दिक्कत नहीं। तभी शिवम को मार्शल सेंट की ताकत की बात याद आई। इसलिए शिवम ने कहा, आंटी सुजाता, क्या मैं पूछ सकता हूँ, सुना है कि तुम्हारे परिवार के पास मार्शल सेंट की ताकत है। क्या ये सच है? सुजाता ने इस सवाल को टाला नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल। मार्शल सेंट की ताकत की वजह से ही राव परिवार इस देश में मजबूती से खड़ा है, वरना हमें कब का कुचल दिया गया होता। शिवम ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारी बात से लगता है शेन किंगडम बहुत खतरनाक है। हाँ, सुजाता ने सिर हिलाया। शेन किंगडम ज्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ की सरकार ज्यादा प्रभावी नहीं है, इसलिए कई संगठन यहाँ जमे हुए हैं, सुजाता ने समझाया। शिवम को थोड़ा शक हुआ और उसने पूछा, जब इतना खतरा है तो तुम सब यहाँ क्यों आए? इंडिया में क्यों नहीं रहे? सुजाता का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने गहरे स्वर में कहा, हमारे दुश्मन थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमें शेन किंगडम आना पड़ा। वरना कौन अपनी मातृभूमि छोड़ना चाहेगा? खैर, जो सवाल नहीं पूछने चाहिए वो मत पूछो। सुजाता का लहजा दोस्ताना नहीं था, तो शिवम ने और सवाल नहीं किए। गाड़ी तेजी से चली और जल्द ही राव परिवार के घर पहुंच गई। उर्वशी के परिवार की तरह राव परिवार के पास भी एक विशाल हवेली थी, और ये हवेली उर्वशी के परिवार की हवेली से भी ज्यादा शानदार थी। पूरी सीमा पर शहर की दीवारें बनी थीं, जैसे एक छोटा सा शहर हो। राव परिवार के घर पहुंचने के बाद सुजाता ने किसी को शिवम के लिए कमरा तैयार करने को कहा। तुम यहाँ अस्थायी तौर पर रह सकते हो, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगी, सुजाता ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, आंटी सुजाता, वक्त कीमती है, उम्मीद है तुम जल्दी करोगी। शिवम के लिए समय बहुत जरूरी था। जैसा आशुतोष ने कहा था, शिवम जितनी देर करेगा मोनिका को उतनी ही तकलीफ होगी। शिवम की बात सुनकर सुजाता ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ये कहकर सुजाता ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अगर कुछ हो तो बाहर वालों को बता देना। ये देखकर शिवम ने सिर्फ सिर हिलाया। सुजाता के जाने के बाद शिवम और मूंछों वाला यहाँ अस्थायी तौर पर रुक गए। उसने अपनी दैवीय चेतना छोड़ी और आसपास का जायजा लिया तो पाया कि राव परिवार में कई मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट सभी टॉप नॉच नहीं थे, बल्कि उनमें कई कमजोर लोग भी थे, मसलन इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स भी। राव परिवार में इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स कैसे हो सकते हैं? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। राव परिवार में ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था, न सिर्फ मार्शल मार्क्विस थे बल्कि इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स भी। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मार्शल मार्क्विस वाला परिवार इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स को गंभीरता से नहीं लेता। बेशक शिवम ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, हो सकता है कि इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स में कोई जीनियस हो। पलक झपकते रात हो गई, लेकिन राव परिवार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई और न ही कोई शिवम को बुलाने आया। इससे शिवम थोड़ा बेचैन हो गया। वो उठा और दरवाजे पर गया। उसने बाहर खड़े शख्स से विनम्रता से पूछा, क्या आंटी सुजाता आई थीं? नहीं, उस शख्स ने बिना भाव के जवाब दिया। शिवम ने हैरानी से पूछा, मैं राव परिवार के लिए पिल रिफाइन करने आया हूँ। फिर राव परिवार की ओर से कोई हलचल क्यों नहीं है? उस शख्स ने शिवम को घूरा और ठंडी हंसी हंसी।
तुम अकेले नहीं हो जो राव परिवार के लिए पिल रिफाइन कर रहे हो। धैर्य से इंतजार करो। तब शिवम को बात समझ आई। पता चला कि राव परिवार ने सिर्फ उसे ही नहीं बुलाया था। वो कमजोर इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स शायद वही एल्केमिस्ट थे जिन्हें राव परिवार ने बुलाया था। लगता है अभी भी कंपटीशन की जरूरत है, शिवम ने थोड़ी रगड़ते हुए सोचा। डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन ने इंडिया के सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट्स को इकट्ठा किया था, लेकिन पूरी दुनिया में डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन अकेला नहीं था जो हावी था। इसलिए राव परिवार का और एल्केमिस्ट्स को बुलाना सामान्य था। कॉन्सेंट्रिक पिल, तुमने इस पिल के बारे में पहले सुना है? शिवम ने मूंछों वाले की ओर देखकर पूछा। मूंछों वाले ने आंखें घुमाईं और बोला, तुम एल्केमिस्ट हो और मुझसे पूछ रहे हो? मैंने कॉन्सेंट्रिक पिल के बारे में कभी नहीं सुना। शिवम ने धीरे से कहा, कॉन्सेंट्रिक पिल एक डिवाइन रैंक पिल है। आज के दौर में ज्यादातर डिवाइन रैंक पिल के फॉर्मूले गायब हो चुके हैं। शिवम को सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि उसकी विरासत की यादों में कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं था। उस रात शिवम ने पूरी रात खोज की, लेकिन उसे कॉन्सेंट्रिक पिल नहीं मिली। ये तो मुसीबत हो गई, शिवम ने अपनी नाक छूते हुए कहा। अगर उसके पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं था तो ये सफर बेकार था। मार्शल सेंट की ताकत तो भूल ही जाओ। तभी बाहर से खटखटाने की आवाज आई। थोड़ी देर में एक शख्स अंदर आया। शिवम कौन है? उसने दरवाजे में घुसते ही पूछा। शिवम खड़ा हुआ और बोला, मैं हूं, मेरे साथ चलो, उस शख्स ने कहा। शिवम ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो तुरंत खड़ा हुआ और उस शख्स के साथ बाहर निकल गया। वे राव परिवार की हवेली में एक चौक पर पहुंचे। उस वक्त चौक पर पहले से ही दर्जनों लोग जमा थे। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या ये सब एल्केमिस्ट्स हैं? हाँ, उस शख्स ने सिर हिलाया और कहा, ये लोग दुनिया भर से आए हैं और सब दावा करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रिक पिल बना सकते हैं। शिवम ने नजर घुमाए और पाया कि इनमें न सिर्फ इंडिया के लोग थे बल्कि कई गोरे चिट्टे विदेशी भी थे। राव परिवार ने इतने सारे एल्केमिस्ट्स बुलाए हैं। शिवम के दिल में अचानक एक संकट की भावना उभरी। इतने सारे लोगों में कोई न कोई तो कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला जरूर जानता होगा। उसने सभी को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वो था इन लोगों से पिल का फॉर्मूला छीनना। ऐसे में कॉन्सेंट्रिक पिल कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उसका ख्याल थोड़ा खतरनाक था, लेकिन शिवम के पास और कोई रास्ता नहीं था। शिवम को मार्शल सेंट की ताकत हर हाल में चाहिए थी। यहाँ इंतजार करो, उस शख्स ने ये कहा और जल्दी से चला गया। शिवम चुपचाप वहां खड़ा रहा और धैर्य से इंतजार करने लगा। आसपास के लोग अजीब अजीब चेहरों के साथ खड़े थे। वो बेहद घमंडी दिख रहे थे। वे आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे के दुश्मन हों। 10 मिनट बाद सुजाता और 2 पुरुष उनके सामने आए। ये 2 पुरुष सुजाता के भाई थे, धितेश और महितेश। तीनों ऊंचे स्थान पर खड़े थे और नीचे की ओर देख रहे थे। उनके सामने सिर्फ एल्केमिस्ट थे। यहाँ इतनी दूर से आने के लिए शुक्रिया, धितेश ने कहा। मेरे पिताजी को तुरंत कॉन्सेंट्रिक पिल की जरूरत है। जो भी कॉन्सेंट्रिक पिल बना देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यहाँ तक कहकर धितेश ने 3 उंगलियां उठाईं और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दूंगा। 3 दिन बाद मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पिल लेकर यहाँ फिर से इकट्ठा हो। जड़ी बूटियों के लिए तुम सीधे हर्ब वेयरहाउस में जा सकते हो। सबने झुककर कहा, मिस्टर राव निश्चिंत रहें। धितेश ने हल्के से सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया और बोला, सब लोग समय बर्बाद मत करो। 3 दिन बाद यहाँ समय पर इकट्ठा हो। ये कहकर राव परिवार के तीनों लोग मुड़कर चले गए। शिवम ने अपने बगल में खड़े एक एल्केमिस्ट को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास वाकई कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला है? इससे तुम्हें क्या मतलब? उस एल्केमिस्ट ने शिवम को घूरा और चला गया। शिवम को ठुकराया गया तो उसे थोड़ा अटपटा लगा। मौजूद कई एल्केमिस्ट्स हर्ब वेयरहाउस की ओर दौड़े, लेकिन शिवम ने जल्दबाजी नहीं की। बिना पिल फॉर्मूला के अगर वो हर्ब वेयरहाउस गया तो भी उसे नहीं पता था कि क्या लेना है। अपने ठिकाने पर लौटने के बाद शिवम थोड़ा परेशान हो गया। क्या हुआ? मूंछों वाला पास आया और पूछा। शिवम ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, राव परिवार ने कम से कम दर्जनों एल्केमिस्ट्स बुलाए हैं और मैं उनमें से सिर्फ एक हूँ। इतने सारे? मूंछों वाला भी थोड़ा हैरान हुआ। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों आए? मूंछों वाले ने कहा। शिवम ने आह भरी और कहा, बस एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। तभी सुजाता ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। शिवम जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, आंटी सुजाता। सुजाता ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, कैसा चल रहा है? शिवम ने मुंह खोला और झूठ बोला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राव परिवार ने इतने सारे फार्मासिस्ट्स क्यों बुलाए? क्या उन सभी के पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला है? नहीं, सुजाता ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बताया था, शेंग किंगडम एक ऐसा देश है जहां निगरानी बहुत कमजोर है। यहाँ कई ताकतें जमी हुई हैं।
कई लोग हमारे नाम की वजह से आए हैं। इन 3 दिनों में वो जरूर खबरें इकट्ठा करेंगे, पता करेंगे कि कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला किसके पास है और फिर वो फॉर्मूला छीन लेंगे। ये सुनकर शिवम थोड़ा हैरान हुआ। क्या संयोग था, ये योजना तो बिल्कुल उसकी अपनी सोच से मेल खाती थी। मतलब कुछ लोग यहाँ पिल फॉर्मूला के लिए आए हैं। शिवम ने भौहें उठाकर पूछा। हाँ, तो तुम्हें सावधान रहना होगा, सुजाता ने मुस्कुराकर कहा। उसे नहीं पता था कि शिवम क्या सोच रहा है। उसके हिसाब से शिवम के पास जरूर पिल फॉर्मूला होगा। वैसे आंटी सुजाता, क्या तुम्हें पता है कि इन लोगों में से किसके पास पिल फॉर्मूला है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, शिवम ने झूठ बोला। सुजाता ने मुस्कुराकर कहा, हालांकि आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 लोगों पर ध्यान देना है। एक का नाम है जिमी और दूसरा है मणि, सुजाता ने कहा। शिवम ने इन दोनों नामों को चुपचाप याद किया और सिर हिलाया। ठीक है आंटी सुजाता, समझ गया। अच्छा, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, सुजाता ने कहा। ये कहकर सुजाता खड़ी हुई और चली गई। उसके जाने के बाद शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। छीनना, इसमें तो मैं मास्टर हूँ। तारांकन, देर रात, तारांकन तारांकन। पूरा आंगन शांत था और इस शांति के नीचे खतरा छिपा हुआ था। पता नहीं कितने लोग कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला छीनने के लिए किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। शिवम खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया। उसने अपनी ऊर्जा को दबाया और जिमी के ठिकाने की ओर बढ़ा। दिन में शिवम ने जिमी के ठिकाने के बारे में पहले ही पता कर लिया था, तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो जिमी के ठिकाने पर पहुंचा। पास पहुंचते ही शिवम ने कई ऊर्जाओं को अपने आसपास महसूस किया। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और ठंडी हंसी हंसी। लगता है कोई पहले ही हरकत में आ गया है। शिवम ने दरवाजे की ओर देखा और कुछ पैरों के निशान पाए। साफ था कि कोई पहले ही हमला कर चुका था। वो जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि उसने पास में चुपके से इंतजार किया। कुछ मिनट बाद जिमी का दरवाजा आसानी से किसी ने खोल दिया। फिर 2 मार्शल मार्क्विस बड़े कदमों से अंदर घुसे। जिमी, जो सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक चौंक गया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और डरते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? जिमी ज्यादा ताकतवर नहीं था, वो सिर्फ ग्रैंड मास्टर रियल्म की पीक पर था। 2 मार्शल मार्क्विस के सामने उसके पास कोई जवाब नहीं था। हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला दे दो, एक मार्शल मार्क्विस ने ठंडे स्वर में कहा, वरना आज तुम्हारी मौत का दिन है। जिमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं है। कुछ गलत मत करो। नहीं है, बकवास, बाहर सबको पता है कि तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला है, एक मार्शल मार्क्विस ने चिल्लाया। दूसरे मार्शल मार्क्विस ने एक कदम आगे बढ़ाया और जिमी की गर्दन पकड़ ली। इस जबरदस्त ताकत ने जिमी को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसके माथे पर नसें उभर आईं और उसने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा, मेरे पास सचमुच कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं है। अभी भी बहाना बना रहे हो। ठीक है, अगर आज तुम कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओ। मार्शल मार्क्विस ने सख्ती से चिल्लाया और उसके हाथों की ताकत अचानक बढ़ गई। इस जबरदस्त ताकत के तहत जिमी के चेहरे पर नसें उभर आईं और उसका पूरा चेहरा लाल और सूज गया। कुछ छीन नहीं पाए तो बस मार डालोगे। तभी एक आवाज उनके कानों में गूंजी। वे मुड़े और देखा कि वो शिवम था। उसने सामने खड़े 2 मार्शल मार्क्विस को गौर से देखा और बोला, उसे छोड़ दो। एक मार्शल मार्क्विस ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? मैं चेतावनी देता हूं, अपनी नाक अपने काम में रखो। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। मैंने कहा, उसे छोड़ दो। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो, एक मार्शल मार्क्विस ने गुस्से में चिल्लाया और फिर शिवम की ओर दौड़ा। उसके पंजे बहुत तेज थे और वो शिवम के सिर की ओर बढ़े। शिवम ने उस मार्शल मार्क्विस को ठंडी नजरों से देखा और फिर एक मुक्का मारा। धम, बस इस एक मुक्के से उस मार्शल मार्क्विस की हथेली तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। वो कुछ बोल भी नहीं पाया था कि शिवम की सुनहरी हथेली ने थप्पड़ मार दिया। खटाक, इस थप्पड़ ने उस मार्शल मार्क्विस का सिर तहस नहस कर दिया। शिवम ने झुककर उसके पेट से गोल्डन कोर निकाला और उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया। दूसरे मार्शल मार्क्विस का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जिमी को छोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, भाई, तुम भी कॉन्सेंट्रिक पिल के लिए आए हो ना? क्यों ना हम साथ मिलकर इस लड़के से कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला हासिल करें? कैसा रहेगा? शिवम ने थोड़ी छुई और बुदबुदाया, ये तो अच्छा ऑप्शन है। नहीं नहीं, जिमी घबरा गया और डर भरी नजरों से शिवम की ओर देखने लगा। बकवास बंद करो, मार्शल मार्क्विस ने जिमी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। फिर उसने शिवम की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, मेरे पास लोगों को तड़पाने के कई तरीके हैं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसे कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला देने के लिए मजबूर कर दूंगा। शिवम ने सामने खड़े मार्शल मार्क्विस को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। क्या मतलब? मार्शल मार्क्विस का चेहरा अचानक बदल गया।
शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मार्शल मार्क्विस चिल्लाया, मैं पर्पल फ्लेम सेक्ट का मेंबर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम शेंग किंगडम से जिंदा नहीं निकल पाओगे। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी, पर्पल फ्लेम सेक्ट, मुझे धमकी देने वाले लोग सबसे ज्यादा नफरत हैं। ये कहकर शिवम ने उसे एक थप्पड़ मारा जिससे उसका सिर तहस नहस हो गया। पलक झपकते उसने 2 मार्शल मार्क्विस को मार डाला। इस तरह की ताकत ने जिमी को हैरान कर दिया। वो हल्के से कांपते हुए बोला, शुक्रिया। शिवम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने 2 गोल्डन कोर रख लिए और फिर हल्के से हाथ हिलाया जिससे दरवाजा बंद हो गया। शिवम जिमी के पास गया और बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला मुझे दे दो। बेशक, तुम अपनी शर्तें बता सकते हो। जिमी का चेहरा बदल गया। उसने कड़वी हंसी हंसी और कहा, सर, मेरे पास सचमुच कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं है। नहीं है? शिवम ने भौहें उठाईं, लेकिन बाहर तो ये बात फैली है कि तुम्हारे पास फॉर्मूला है, और तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं है तो तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? जिमी थोड़ा चुप रहा, फिर आह भरी और बोला, सच बताऊं, मेरे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है जो जहर हटाने के लिए है। मैं बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। अगर मेरी पिल ओल्ड मास्टर राव के लिए काम कर जाए तो ये सफर बेकार नहीं जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे मेरी जान पर बन आएगी। शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम्हारे पास सचमुच कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं है? जिमी ने जोर से सिर हिलाया और कहा, सचमुच नहीं है। लेकिन मनी के पास शायद हो। तुम्हें कैसे पता? शिवम ने भौहें सिकोड़कर पूछा। जिमी ने हकलाते हुए कहा, मैंने भी दूसरों से सुना है। यहाँ तक कहकर जिमी ने अचानक बात बदली और कहा, तुमने मेरी जान बचाई तो मेरा तुम पर एहसान है। भले ही मेरे पास कॉन्सेंट्रिक पिल का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सब्स्टिट्यूट पिल का फॉर्मूला दे सकता हूँ। शिवम ने भौहें उठाईं और हैरानी से कहा, सचमुच? बिल्कुल। जिमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं, जिमी, कभी किसी का एहसान नहीं रखता। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें पिल फॉर्मूला देता हूँ। जिमी जल्दी से खड़ा हुआ और बोला। शिवम ने मना नहीं किया। वो एक तरफ बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगा। लगभग 3 घंटे बाद जिमी पिल फॉर्मूला लेकर आया। ये मेरा सब्स्टिट्यूट है। इसे डिटॉक्सिफिकेशन पिल कहते हैं। ये लगभग सारे जहर हटा सकती है। जिमी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ओल्ड मास्टर राव के शरीर का जहर हट पाएगा या नहीं। शिवम ने पिल फॉर्मूला लिया, खड़ा हुआ और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी ताकत के साथ तुम आसानी से मर सकते हो। क्यों न मेरे साथ मेरे ठिकाने पर चलो? शिवम ने सुझाव दिया। जिमी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया। शिवम ने ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने सिर हिलाया और वहां से चला गया। फिर शिवम मनी के ठिकाने की ओर दौड़ा। लेकिन जब शिवम मनी के ठिकाने पर पहुंचा तो उसका चेहरा बदल गया। उसने जमीन पर एक लाश पड़ी देखी। उसकी छाती तहस नहस थी और वो बहुत दयनीय हालत में थी। शिवम का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या ये मनी है? शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। शिवम कुछ सोच पाता इससे पहले ही बाहर से कुछ लोग अंदर आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने रात के अंधेरे में कत्ल किया। शिवम ने मुड़कर देखा तो धितेश 2 मार्शल मार्क्विस के साथ उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और कहा, मैंने उसे नहीं मारा। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धितेश ने चिल्लाकर पूछा। शिवम को लगा कि हालात खराब हैं। बुरी बात यह थी कि मनी को उससे पहले ही किसी ने मार डाला था। और सबसे बड़ी मुसीबत, वो अब बलि का बकरा बन गया था। तुमने मनी को मार डाला? कितना खतरनाक! धितेश ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने ठंडी नजरों से कहा, मैं फिर कहता हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। बकवास बंद करो, इसे पकड़ो, धितेश ने चिल्लाया। इसके बाद 2 मार्शल मार्क्विस शिवम की ओर बढ़े। शिवम का चेहरा ठंडा हो गया और उसके शरीर से ऊर्जा तेजी से उभरने लगी। ये क्या हो रहा है? तभी सुजाता अंदर आए। धितेश ने उसकी ओर देखा और बोला, इसने मनी को मार डाला। शायद इसे फॉर्मूला नहीं मिला तो उसने चुप कराने के लिए कत्ल कर दिया। शिवम, सुजाता ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। शिवम ने झुककर कहा, आंटी सुजाता, मैंने उसे नहीं मारा। तुम अभी भी जिद कर रहे हो। अगर तुमने नहीं मारा तो यहाँ क्यों हो? धितेश ने गुस्से में कहा। शिवम मुंह खोलकर कुछ समझाने ही वाला था कि सुजाता ने सिर हिलाया और बोली, शिवम को मेरे दोस्त ने भेजा है। वो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। सुजाता, तुम धोखा मत खाओ, धितेश ने ठंडे स्वर में कहा। सुजाता ने धीरे से कहा, भाई, मनी तो मर चुका है। अगर तुम शिवम को भी पकड़ लोगे तो हमारे पिताजी को कौन बचाएगा? धितेश ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, जैसे उसे सुजाता की बात में दम लगा। शिवम, जल्दी अपनी बात साफ करो, सुजाता ने जल्दी से आग्रह किया।
शिवम ने धितेश की ओर देखा और गहरे स्वर में कहा, मिस्टर राव, मैं निश्चित रूप से पिल बना लूंगा और ओल्ड मास्टर राव को ठीक कर दूंगा। और मैंने उस शख्स को नहीं मारा। धितेश को मनी की जिंदगी या C1 की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस कोई ऐसा चाहिए था जो पिल बना सके, और उसे एक दो लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, मैं तुम पर अभी के लिए भरोसा करता हूँ, धितेश ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ, अगर 3 दिन बाद मुझे पिल नहीं दिखी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर धितेश मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सुजाता ने जल्दी से पूछा, शिवम, आखिर हुआ क्या? शिवम ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं मनी से कॉन्सेंट्रिक पिल के फॉर्मूले पर बात करने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा वो पहले ही मर चुका था। सुजाता ने गहरे स्वर में पूछा, तुम आधी रात को यहाँ क्यों आए? शिवम ने बिना घबराए समझाया, मैं पहले जिमी से मिलने गया था और उससे आधी रात को बात की, इसलिए देर से आया। सुजाता ने और सवाल नहीं किए। उसने सिर हिलाया और बोली, बस अगर तुम कॉन्सेंट्रिक पिल बना सको तो कोई बात नहीं। यहाँ तक कहकर शिवम को अचानक कुछ याद आया। आंटी सुजाता, क्या तुम पर्पल फ्लेम्स एक्ट के बारे में जानती हो? शिवम ने पूछा। पर्पल फ्लेम्स एक्ट? सुजाता ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। तुम पर्पल फ्लेम्स एक्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? शिवम ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, मैंने किसी को इसका जिक्र करते सुना था तो बस यूं ही पूछ लिया। सुजाता ने गहरे स्वर में कहा, पर्पल फ्लेम्स एक्ट यहाँ की एक स्थानीय ताकत है। बहुत शक्तिशाली है। उनके पास 20 से ज्यादा मार्शल मार्क्विस हैं और उनमें पीक मार्शल मार्क्विस की भी कमी नहीं है। इतनी ताकत के साथ राव परिवार भी उनसे उलझना नहीं चाहता। ये सुनकर शिवम को तुरंत लगा कि हालात खराब हैं। वो पर्पल फ्लेम्स एक्ट से नहीं डरता था। उसकी चिंता ये थी कि अगर वो चला गया तो पर्पल फ्लेम्स एक्ट इसका इल्जाम राव परिवार पर लगा सकता था। अगर मुझे मार्शल सेंट की ताकत मिल जाए तो मैं पर्पल फ्लेम्स एक्ट का एक चक्कर लगा सकता हूँ, शिवम ने सोचा। ये मार्शल सेंट की ताकत आजमाने का भी अच्छा मौका होगा। सुजाता को अलविदा कहने के बाद शिवम ने कमरे में फिर से चक्कर लगाया। वो आधी रात को अपने ठिकाने पर लौटा। वापस लौटने के बाद शिवम ने 2 गोल्डन कोर निकाले। गोल्डन कोर अंधेरे में हल्की चमक बिखेर रहे थे। उनसे गाढ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल रही थी। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, ये गोल्डन कोर वाकई कमाल की चीज है। काश मुझे और कुछ मिल जाते। ये सोचते हुए शिवम के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने थोड़ा सोचा और आखिर में ठंडी हंसी हंसी। बस यही तय हुआ। फिर शिवम ने जिमी द्वारा दिया गया पिल फॉर्मूला निकाला और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। इस पिल फॉर्मूले में लिखी जड़ी बूटियां आम थीं और रिफाइनिंग का तरीका भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या ये चीज वाकई जहर हटा सकती है? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसने थोड़ा सोचा और फिर पिल फॉर्मूले को एक तरफ रख दिया। इसके बाद शिवम ने आंखें हल्के से बंद की और अपनी विरासत की यादों में डिटॉक्सिफिकेशन पिल का फॉर्मूला खोजने लगा। वाकई में है। जल्द ही शिवम को अपनी विरासत की यादों में डिटॉक्सिफिकेशन पिल का फॉर्मूला मिल गया। कुछ मिनट बाद शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसकी विरासत की यादों में मिला पिल फॉर्मूला जिमी द्वारा दिए गए फॉर्मूले से कुछ अलग था। सामान्य जड़ी बूटियां लगभग एक जैसी थीं, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां पूरी तरह अलग थीं। न सिर्फ जड़ी बूटियां अलग थीं, बल्कि उनके प्रभाव भी पूरी तरह उलट थे। शिवम ने अपने हाथ में पकड़े पिल फॉर्मूले को देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। कुछ मिनट बाद शिवम की भौहें ढीली पड़ गईं। उसने ठंडी हंसी हंसी। तो ये बात है, अब समझ आया। उसने गोली की रेसिपी रख दी और अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अगले दिन मेडिसिन स्टोर हाउस समय पर खुला। कई कीमियागर जड़ी बूटियां लेने आए और शिवम भी उनमें से एक था। जैसे ही वह मेडिसिन स्टोर हाउस पहुंचा, शिवम की मुलाकात जिमी से हुई। जिमी ने गर्मजोशी से अभिवादन किया, शिवम, तुम भी जड़ी बूटियां लेने आए हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कैसा रहा? कल रात कुछ हुआ? जिमी ने सिर खुजलाते हुए कहा, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी नहीं है। क्या हो सकता था? हाँ, शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। इस वक्त जिमी ने अचानक पूछा, शिवम, सुना है तुमने कल रात मनी को मार दिया। कैसा रहा? क्या तुम्हें कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी मिली? उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन सभी के कानों तक पहुंच गई। इन शब्दों के साथ ही कई लोग तुरंत शिवम की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में तीव्र हत्या की भावना और लालच भरा हुआ था। जिमी ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शिवम ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। जिमी ने सिर हिलाया और बोला, तो शिवम, मैं पहले अंदर जाता हूँ। शिवम ने हल्का सा जवाब दिया, लेकिन वह जल्दी में अंदर जाने की हड़बड़ी में नहीं था। वह दरवाजे पर खड़ा रहा और भीड़ की ओर देखने लगा। सबकी निगाहें भी शिवम पर थीं। शिवम की आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान उभर आई। इन लोगों में केवल 7 मार्शल मार्क्विस थे, बाकी सभी इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स और इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स थे।
मार्शल मार्क्वेस के अलावा कोई भी शिवम को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं कर सका। शिवम ने हल्का सा हंसकर फिर जड़ी बूटियों के गोदाम में कदम रखा। जड़ी बूटियां लेते समय शिवम ने भीड़ पर नजर डाली। वह देखना चाहता था कि ये लोग कौन सी जड़ी बूटियां ले रहे हैं। जल्द ही शिवम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 25 मिनट से अधिक समय तक गोली की रेसिपी को अपने पास रखने के लिए और फिर अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। अगले दिन मेडिसिन स्टोर हाउस समय पर खुला। कई कीमियागर जड़ी बूटियां लेने के लिए आए और शिवम भी उनमें से एक था। जैसे ही वह मेडिसिन स्टोर हाउस पहुंचा, उसकी मुलाकात जिमी से हुई। जिमी ने गर्मजोशी से अभिवादन किया, शिवम, तुम भी जड़ी बूटियां लेने आए हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कैसा रहा? कल रात कुछ हुआ? जिमी ने सिर खुजलाते हुए कहा, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी नहीं है। क्या हो सकता था? हाँ, शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। इस समय जिमी ने अचानक पूछा, शिवम, सुना है तुमने कल रात मनी को मार दिया। कैसा रहा? क्या तुम्हें कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी मिली? उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन सभी के कानों तक पहुंच गई। इन शब्दों के साथ ही कई लोग तुरंत शिवम की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में तीव्र हत्या की भावना और लालच भरा हुआ था। जिमी ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शिवम ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। जिमी ने सिर हिलाया और बोला, तो शिवम, मैं पहले अंदर जाता हूं। शिवम ने हल्का सा जवाब दिया, लेकिन वह जल्दी में अंदर जाने की हड़बड़ी में नहीं था। वह दरवाजे पर खड़ा रहा और भीड़ की ओर देखने लगा। सबकी निगाहें भी शिवम पर थीं। शिवम की आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान उभर आई। इन लोगों में केवल 7 मार्शल मार्क्वेस थे, बाकी सभी इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर्स और इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स थे। मार्शल मार्क्वेस के अलावा कोई भी शिवम को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं कर सका। शिवम ने हल्का सा हंसकर फिर जड़ी बूटियों के गोदाम में कदम रखा। जड़ी बूटियां लेते समय शिवम ने भीड़ पर नजर डाली। वह देखना चाहता था कि ये लोग कौन सी जड़ी बूटियां ले रहे हैं। जल्द ही शिवम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इन लोगों द्वारा ली जा रही जड़ी बूटियां एक जैसी लग रही थीं। न केवल जड़ी बूटियां एक जैसी थीं, बल्कि उनकी मात्रा भी लगभग एक समान थी। ये वही है जो मैंने सोचा था, शिवम ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी सोच को पूरी तरह से पक्का कर लिया। जड़ी बूटियां लेने के बाद शिवम जड़ी बूटियों के गोदाम से निकल गया। उस दिन शिवम ने गोली बनाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह बिस्तर पर सुखासन में बैठ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। तुम बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हो, मूंछों वाले आदमी ने आगे झुकते हुए कहा। शिवम ने आंखें खोली और बोला, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्या तुम मुझे किसी को ढूंढने में मदद कर सकते हो? मूंछों वाला आदमी चौंका। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, किसी को ढूंढना? मेरे पास एक जादू है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि बाल। अगर कुछ भी न हो तो क्या भविष्यवाणी के जरिए किसी को ढूंढने की संभावना है? शिवम ने पूछा। मूंछों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर तुम माइटी रियल में होते तो शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन एक मार्शल मार्क्वेस, यह असंभव है। शिवम केवल सिर हिला सका। रात को आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। सब लोग सो गए लग रहे थे, लेकिन तभी शिवम ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर की ओर देखने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आधे घंटे बाद दरवाजे के बाहर अचानक कुछ हलचल हुई। फिर अजीब ऊर्जा की लहरें वहां उमड़ने लगीं। वे आ गए। शिवम की आंखों में तेज रोशनी चमकी। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही कमरे का दरवाजा अचानक ऊर्जा से हिल गया। फिर कई लोग बड़े कदमों के साथ अंदर आए। ये सभी मार्शल मार्क्वेस रियल में थे और उनके हाथों में तरह तरह के जादुई हथियार थे। उनके जादुई हथियार बहुत ही शानदार थे और उनकी ऊर्जा असाधारण थी। शिवम ने भीड़ पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, सब लोग इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक आगे आया और हंसते हुए बोला, बच्चे, बेवकूफ मत बनो। कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी कहाँ है? हाँ, तुमने मनी को मारा तो रेसिपी तुम्हारे पास ही होगी। रेसिपी दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। शिवम ने सामने खड़े लोगों को देखा और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने नहीं दी तो? नहीं दी। उनमें से एक जोर से हंसा। तुम हमारे घेरे में हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस कैसे हो सकती है? शिवम ने भौहें उठाईं और बोला, घेरे में? सिर्फ तुम कुछ लोगों के साथ? ये कहते हुए शिवम ने अचानक अपनी हथेली उठाई और फिर अपनी उंगलियों को सिकोड़ा। तुरंत उसके चारों ओर एक के बाद एक स्पेशल बैरियर्स दिखाई देने लगे। क्या तुमने एक कहावत सुनी है जिसे आदमी को जाल में फंसाना कहते हैं? शिवम ने भौहें उठाकर पूछा। इन लोगों के चेहरों का रंग बदल गया और उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? शिवम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने जानबूझकर खबर फैलाई कि कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी मेरे पास है। मेरा मकसद था तुम सबको यहाँ बुलाना, हमें यहाँ बुलाना। ये सुनकर वे लोग जोर से हंस पड़े।
हाँ, गलत मत समझो, मैं यहाँ तुमसे कोई गुप्त तकनीक लेने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हारे गोल्डन कोर्स अपने काम के लिए लेना चाहता था। शिवम ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, किसी ने आगे बढ़कर चिल्लाया। क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले हम सातों से मुकाबला कर सकते हो? शिवम ने पानी का एक घूंट लिया और उदासीनता से बोला, तुम में से कोई भी पीक स्टेज मार्शल मार्क्विस नहीं है, फिर भी तुम यहाँ हंगामा करने आए हो। उसके शब्द पूरे होने से पहले शिवम के हाथ में पानी अचानक बाहर छलक गया। इस पानी में शिवम की शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर थी। इसकी ताकत की तुलना गोलियों से भी नहीं की जा सकती थी। बैंग बैंग बैंग, बस कुछ पानी की बूंदों ने कई लोगों के घुटनों को तोड़ दिया। कितनी ताकतवर शक्ति! सबके चेहरों का रंग बदल गया। सब लोग मिलकर हमला करो और इसे मार डालो, उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में एक जादुई हथियार था और वह शिवम की ओर बढ़ा। उसके हाथ में जादुई हथियार चमक रहा था और एक भयानक शक्ति तुरंत फैल गई। मर जा! जादुई हथियार के सक्रिय होने के साथ वह भयानक शक्ति शिवम की ओर बढ़ी। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी अपनी सुनहरी मुट्ठी कसी और उसका मुकाबला करने के लिए एक घूंसा मारा। क्लैंग! तुरंत एक जोरदार आवाज फैल गई। जादुई हथियार टूटकर चकनाचूर हो गया। ये कैसे संभव है? वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही शिवम ने उस पर एक घूंसा मारा। बस एक घूंसे ने उसका सिर चकनाचूर कर दिया। शिवम झुका और उसके दंतियन से गोल्डन कोर निकाला। फिर उसने अपनी आस्तीन से खून के दाग साफ किए। मेरे पास लगभग 10 गोल्डन कोर्स हैं, शिवम ने उदासीनता से कहा। उनके चेहरों के रंग तुरंत बहुत खराब हो गए। कुछ लोगों ने पीछे हटने की सोची और भागने की योजना बनाई, लेकिन शिवम ने पहले ही स्पेशल बैरियर लगा दिया था, तो वह उन्हें कैसे भागने देता। जब तुम यहाँ आए हो तो यहीं रहो, शिवम ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ा। पल भर में चारों ओर सुनहरी रोशनी उभर आई। कमरे में चीखें गूंजती रहीं। महज 10 मिनट में उस कमरे में 7 और लाशें थीं। शिवम ने उनके दंतियन खोदकर उनके गोल्डन कोर्स निकाले। मेरे पास अब 18 गोल्डन कोर्स हैं। शिवम के चेहरे पर संतुष्टि थी। अगर उसे थोड़े और गोल्डन कोर्स मिल जाते तो कल्टीवेशन के लिए कुछ भी कमी नहीं रहती। अगर मैं मार्शल सेंट की शक्ति हासिल कर लूं तो मैं पर्पल फ्लेम सेक्ट को खत्म कर दूंगा। तब मुझे बहुत सारे गोल्डन कोर्स मिल जाएंगे, शिवम ने मन ही मन सोचा। अगर वह आसपास की सभी ताकतों को खत्म कर सके तो और भी संतुष्टि मिलती। शिवम ने स्पिरिचुअल फायर का इस्तेमाल करके उन कुछ लाशों को खत्म किया, फिर बिस्तर पर लेटकर सो गया। अगले दिन शिवम फिर से जड़ी बूटियों के गोदाम आया। आज जड़ी बूटियों के गोदाम में आने वाले लोग स्पष्ट रूप से कम थे, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले ही जड़ी बूटियां ले चुके थे। जब शिवम जड़ी बूटियों के गोदाम पहुंचा, जिमी जड़ी बूटियां चुन रहा था। शिवम उसके पीछे गया और उसके कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराया। क्या इत्तेफाक है? जिमी अचानक पलटा और शिवम को सामने देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। शिवम, तुम यहाँ क्यों हो? जिमी ने अनायास पूछा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, जड़ी बूटियां चुनने आया हूँ। जाहिर है, तुम क्या कर रहे हो? जिमी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। ये कहकर उसने जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां चुनी और वहां से चला गया। उसके जाते हुए पीछे को देखते हुए शिवम के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। आज आखिरी दिन था और सभी कीमियागर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। हवेली में समय समय पर पिल क्लाउड्स इकट्ठा हो रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि कई लोगों ने गोली बनाने में सफलता हासिल की थी। मुझे और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, शिवम ने मन ही मन सोचा। उसने औषधि की कड़ाही निकाली, फिर अपने हाथ में स्पिरिचुअल फायर जलाया और गोली बनाने लगा। शाम को शिवम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह धीरे से खड़ा हुआ और फिर उसकी हथेली से थोड़ी सी स्पिरिचुअल ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा धीरे धीरे औषधि की कड़ाही में गिरी। उसी पल शिवम की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, सफलता। बूम! पूरा कमरा तुरंत जोरदार धमाके से गूंज उठा। उसी समय आकाश में रंग बिरंगे पिल क्लाउड्स का एक बड़ा हिस्सा जमा हो गया। ऐसे पिल क्लाउड्स ने तुरंत अनगिनत निगाहें अपनी ओर खींच लीं। कई लोगों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। कितना खूबसूरत पिल क्लाउड! किसी ने आश्चर्य से कहा। ऐसे पिल क्लाउड के साथ यह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती। लगता है राव परिवार की हवेली में वाकई कोई माहिर है। पिल क्लाउड आकाश में लंबे समय तक जमा रहा और फिर धीरे धीरे छट गया। उसी समय शिवम की हथेली में एक गोली प्रकट हो चुकी थी। गोली एकदम काली थी और उससे एक अजीब सी गंध निकल रही थी। चाहे कोई भी इसे देखे, ये गोली डिवाइन रैंक की गोली नहीं लगती थी। ये कॉन्सेंट्रिक गोली है, मूंछों वाले आदमी ने आगे झुककर पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे पास कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। तो यह क्या है? मूंछों वाले आदमी ने हैरानी से पूछा। शिवम ने उदासीनता से कहा, यह भी एक विकल्प है। डिस्पेल पॉइजन गोली, मूंछों वाले आदमी ने पूछा।
शिवम ने सिर हिलाया और जवाब नहीं दिया। उसने गोली रख दी और चुपचाप अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह कई कीमियागर सुबह जल्दी ही चौराहे पर इकट्ठा हो गए। शिवम मूंछों वाले आदमी को साथ लाया और चौराहे पर आया। 3 दिन पहले चौराहे पर दर्जनों लोग थे, लेकिन आज केवल 1 दर्जन लोग बचे थे। अच्छा, लगता है इन 3 दिनों में बहुत कत्लेआम हुआ है, शिवम ने आह भरी। ये कहते हुए शिवम ने दूर खड़े जिमी को देखा। वह तुरंत जिमी की ओर बढ़ा। जिमी, तुमने गोली बना ली? शिवम ने बेतकल्लुफी से पूछा। जिमी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने बना ली। तुमने? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी। क्या मैं तुम्हारी गोली देख सकता हूँ? जिमी का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, मेरी कला थोड़ी खराब है तो मैं इसे नहीं निकालूंगा। शिवम ने मुस्कुराकर जोर नहीं दिया। लोग चौराहे पर खड़े थे, राव परिवार के आने का इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट बाद राव परिवार के 3 भाई बहन समय पर पहुंचे। धितेश ने सबको देखा और उदासीनता से कहा, 3 दिन बीत चुके हैं। बधाई हो, तुमने गोली बना ली। ये कहकर धितेश ने सुजाता की ओर देखा। सुजाता ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सब लोग, हम अब गोली इकट्ठा करना शुरू करेंगे। कृपया अपने हाथों में मौजूद गोली सौंप दो। उसके बोलते ही कई कीमियागरों ने एक एक करके अपने हाथों में मौजूद गोली निकाली। शिवम जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह नीचे खड़ा होकर चुपचाप इंतजार करने लगा। जिमी भी ऐसा ही था। उसने आंखें बंद की और लंबे समय तक नहीं हिला। जिमी, तुमने अभी तक गोली क्यों नहीं सौंपी? शिवम ने पूछा। जिमी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मैं जल्दी में नहीं हूं। शिवम ने और सवाल नहीं किए। ऊपर सुजाता ने सबके हाथों से गोली ली, लेकिन उसकी आंखों में बार बार निराशा झलक रही थी। ये कॉन्सेंट्रिक गोली नहीं है। हमें कॉन्सेंट्रिक गोली चाहिए। इसे तुम अपने पास रखो। मुझे खेद है। एक के बाद एक कीमियागरों को वापस भेज दिया गया और उनके चेहरों पर उदासी छा गई। खुशकिस्मती से राव परिवार अभी भी दयालु और धर्मी था। भले ही वे कॉन्सेंट्रिक गोली न बना पाए, फिर भी उन्हें अच्छी खासी रकम मिली। जल्द ही चौराहे पर केवल शिवम और जिमी बचे। शिवम, तुम क्यों नहीं जा रहे? जिमी ने हैरानी से पूछा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों के पास एक ही गोली है ना? तुमने मुझे रेसिपी दी थी। जाहिर है मुझे तुम्हें पहले जाने देना होगा। जिमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, बात तो सही है। ये कहकर जिमी सुजाता की ओर बढ़ा। शिवम तुरंत उसके पीछे गया। इस वक्त राव परिवार के तीनों भाई बहनों का धैर्य खत्म होता दिख रहा था। धितेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रिक गोली है? अगर नहीं है तो इसे निकालने की जरूरत नहीं। जिमी ने मुस्कुराकर कहा, है या नहीं देखने के बाद पता चलेगा। ये कहकर जिमी ने अपनी हथेली पलटी और एक गोली उसके हाथ में आ गई। सुजाता ने गोली ली और उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी और आखिर में उसने उत्साह से कहा, ये वाकई कॉन्सेंट्रिक गोली है। भैया, ये सचमुच कॉन्सेंट्रिक गोली है। सचमुच। धितेश ने भी जल्दी से उसे लिया। उसने ध्यान से देखा और चिल्लाया, ये वाकई कॉन्सेंट्रिक गोली है। जिमी ने गर्व से कहा, बिल्कुल। पास खड़े शिवम ने भौहें सिकोड़कर कहा, जिमी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास रेसिपी नहीं है, सिर्फ डिस्पेल पॉइजन गोली की रेसिपी है। तुमने मुझसे झूठ बोला। जिमी ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, बेवकूफ, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? मैंने तुम्हें डिस्पेल पॉइजन गोली की रेसिपी दी थी ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ। शिवम ने आह भरी और कहा, मनी की खबर भी तुमने जानबूझकर फैलाई थी ताकि उसे मरवा सको, है ना? हाँ, तुम बिना सबूत के ऐसी बातें नहीं कह सकते। भले ही जिमी ने इसे स्वीकार नहीं किया, उसका मतलब साफ था। शिवम ने आह भरी और कहा, जिमी, तुमने वाकई खुद को अच्छे से छिपाया। जिमी ने तंज कसते हुए कहा, इसे कहते हैं युद्ध में सब जायज है। हाँ, युद्ध में सब जायज है। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। इस पल शिवम के चेहरे पर ठंडी मुस्कान चमकी। शुक्र है, मैंने शुरू से ही तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं किया। शिवम ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा। जिमी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूंगा? तुमने जो डिस्पेल पॉइजन गोली की रेसिपी दी थी वह खामियों से भरी थी। न सिर्फ वह नकली थी, बल्कि उससे शरीर में जहर भी फैल सकता था। जिमी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने यह नकली डिस्पेल पॉइजन गोली की रेसिपी कई लोगों को दी होगी, है ना? जिमी के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं और उसने घबराते हुए कहा, बकवास मत करो। शिवम ने आगे कहा, तुम्हारी रेसिपी शायद मनी के हाथों से मिली थी, है ना? जिमी का चेहरा तुरंत पूरी तरह से पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता तुमने मनी को भरोसा दिलाने के लिए क्या तरीका अपनाया, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जिमी ने चिल्लाकर कहा, बकवास मत करो। मैंने नहीं किया। शिवम ने भौहें उठाईं। जिमी, तुम सचमुच एक जानवर हो।
तुमने न सिर्फ मनी को धोखा देकर रेसिपी हासिल की, बल्कि जानबूझकर किसी को उसका कत्ल करने के लिए उकसाया। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, जड़ी बूटियों के गोदाम में तुमने जानबूझकर खबर फैलाई कि मेरे पास कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी है। तुम्हारा मकसद मुझे भी हटाना था, है ना? इस वक्त जिमी के माथे पर घना ठंडा पसीना छलक रहा था। वह घबराहट में बोला, नहीं, बकवास मत करो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैं नहीं जानता कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मनी के पास जो कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी थी वह अधूरी थी। कॉन्सेंट्रिक गोली की अधूरी रेसिपी न सिर्फ बेअसर होती है, बल्कि यह शरीर में जहर को फटने का कारण बनती है। जिमी, तुम ओल्ड मास्टर राव को मारना चाहते थे, है ना? जिमी की आंखें तुरंत फैल गईं और वह कांपती आवाज में बोला, कब? क्या वह रेसिपी वाकई अधूरी थी? इन शब्दों के साथ ही शिवम के चेहरे पर तुरंत एक चंचल मुस्कान उभर आई। जिमी को भी एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी और उसका चेहरा तुरंत मृत्यु सा पीला हो गया। शिवम ने भौहें उठाईं और कहा, क्या तुमने बस इतने में मान लिया? पास खड़े धितेश ने आगे बढ़कर जिमी की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में चिल्लाया, बोलो, क्या शिवम ने जो कहा वह सच है? नहीं नहीं, उसने झूठ बोला, जिमी ने कुछ हिचकते हुए कहा। शिवम ने पास से ठंडी हंसी हंसी और कहा, मेरे शब्द एकदम साफ हैं। ये रेसिपी अधूरी है। अगर ओल्ड मास्टर राव ने ये गोली खा ली तो वह तुरंत मर जाएंगे। ये सुनकर धितेश घबरा गया। उसने जिमी की गर्दन पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, क्या शिवम ने जो कहा वह सच है? अगर मेरे पिता को इस गोली के बाद कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर जिमी भी घबरा गया और वह कांपती आवाज में बोला, मिस्टर राव, मैंने वाकई मनी की रेसिपी चुराई थी, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता था कि वह रेसिपी अधूरी थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि अधूरी रेसिपी से मृत्यु हो सकती है। मिस्टर राव, मेरा ओल्ड मास्टर राव को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, धितेश ने गुस्से में कहा, तू कमीना। ये कहकर धितेश ने जिमी के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया और जिमी ने जो गोली दी थी उसे धितेश ने कुचल दिया। शिवम ने तुरंत मन ही मन राहत की सांस ली। दरअसल ये सब शिवम का अनुमान था। मनी के पास जो रेसिपी थी वह अधूरी नहीं थी। शिवम ने जानबूझकर जिमी को फंसाने के लिए ये शब्द कहे थे। उस दिन शिवम ने मनी के कमरे में सफलतापूर्वक रेसिपी ढूंढ ली थी, लेकिन शिवम ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जिमी के पास भी रेसिपी है, इसलिए उसने जानबूझकर ये शब्द कहे ताकि जिमी पर भरोसा न रहे। इस तरह केवल शिवम के पास कॉन्सेंट्रिक गोली थी। इसे घसीट कर ले जाओ, धितेश ने हाथ हिलाकर कहा। कुछ लोग तुरंत आगे आए और जिमी को बाहर खींच ले गए। मौके पर केवल शिवम बचा। सुजाता ने शिवम की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, शिवम, तुम्हारे पास पूरी कॉन्सेंट्रिक गोली की रेसिपी है ना? बिल्कुल, शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी हथेली पलटी और कॉन्सेंट्रिक गोली निकाली। फिर शिवम ने गोली सुजाता को सौंप दी। सुजाता ने गोली ली और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ये वाकई कॉन्सेंट्रिक गोली है। फ्यू, शुक्र है। धितेश ने भी राहत की सांस ली। उसने शिवम की ओर देखा और कहा, मेरे साथ आओ। जब मेरे पिता जाग जाएंगे, राव परिवार निश्चित रूप से तुम्हें इनाम देगा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मिस्टर राव। फिर शिवम राव परिवार के 3 लोगों के पीछे चला और एक विला की ओर बढ़ा। ओल्ड मास्टर राव को विला के सबसे ऊपरी माले के सनलाइट रूम में रखा गया था। वहां कई बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे थे और दरवाजा खास सामग्री से बना था। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। विशाल कमरे में केवल एक बड़ा बिस्तर था। धूप कांच के जरिए कमरे में आ रही थी और यह काफी आरामदायक था। धितेश ने कॉन्सेंट्रिक गोली ली और ओल्ड मास्टर राव के सामने गया। फिर उसने गोली को धीरे से ओल्ड मास्टर राव के मुंह में डाला। शिवम पास में चुपचाप इंतजार करने लगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। लगभग 10 मिनट बाद बिस्तर पर पड़े ओल्ड मास्टर राव ने आखिरकार हिलना शुरू किया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर जोर जोर से खांसने लगा। पापा, राव परिवार के तीनों सदस्य जल्दी से आगे आए और ओल्ड मास्टर राव को सहारा दिया। पापा, आप आखिरकार जाग गए। ओल्ड मास्टर राव लगातार खांस रहे थे और सुजाता धीरे से उनकी पीठ थपथपा रही थी। कुछ मिनट बाद ओल्ड मास्टर राव ने अचानक काले रंग का खून उगल दिया। इस खून से एक तीखी मछली जैसी गंध आ रही थी, जैसे कि इसमें जहर फैल रहा हो। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी उंगली से तुरंत एक स्पिरिचुअल फायर की लकीर निकली। लौ खून पर गिरी और उसे तुरंत भाप बना दिया। खून उगलने के बाद ओल्ड मास्टर राव की हालत स्पष्ट रूप से काफी बेहतर हो गई थी। पापा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? राव परिवार के तीनों भाई बहनों ने घबराहट में कहा। ओल्ड मास्टर राव ने इधर उधर देखा और बोले, मेरे साथ क्या हुआ? पापा, आप कई सालों से कोमा में थे। उन्होंने ओल्ड मास्टर राव को सब कुछ बता दिया। शिवम वहां नहीं रुका। वह तुरंत पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। तुम बाहर क्यों आए?
मूंछों वाले आदमी ने उत्सुकता से पूछा। शिवम ने हाथ फैलाए और कहा, पिता और बच्चों का निजी पल चल रहा है। मुझे वहां क्यों रहना चाहिए? मार्शल सेंट की शक्ति का क्या? क्या उन्होंने सहमति दी? मूंछों वाले आदमी ने जल्दी से पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया। चिंता मत करो, वे मुझे ढूंढने आएंगे। कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अपने ठिकाने पर लौटने के बाद शिवम और मूंछों वाला आदमी कमरे में चुपचाप इंतजार करने लगे। शाम होने पर सुजाता खुद कमरे में आए।